सुप्रभातम सर्वेषां त्वां सर्वेषां कुशलं वा। हवे स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों के लिए है ये। आज आप समाज सीखेंगे। आज का आपका जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत, इंग्लिश माध्यम है अंग्रेजी माध्यम, स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों के लिए। आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? तो आज आप इस वीडियो में समास समझोगे। ठीक है, समास सीखेंगे आप। तो समास में दो प्रकार है, अभी आपको जो सीखने हैं वो इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो आप पूछेंगे कि मैम समास क्या है, वो क्या होता है? तो दो या दो से अधिक व्याकरण के ग्रामर के जो अमुक नियम, चौक्कस नियमों के अनुसार फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों ग्रामर के नियमों के अनुसार जब जुड़ते हैं और एक स्वतंत्र अर्थ वाला शब्द जब बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास का उपयोग कहाँ होता है? तो समास का उपयोग भाषा में सरलता, सहजता और संक्षेप लाने के लिए होता है। समास के कुल 4 प्रकार है। आपको तो अभी 2 ही प्रकार सीखने हैं, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। लेकिन समास के कुल 4 प्रकार है: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के 2 पेटा प्रकार है, कर्मधारय और द्विगु। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव के 2 पेटा प्रकार है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फिर से याद रखिए, समास के कुल 4 प्रकार है: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। फिर अव्ययी भाव समास जो है उसके 2 पेटा प्रकार है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहाँ आज हम द्वंद्व समास का परिचय सीखेंगे। तो ठीक है, देखिए, द्वंद्व समास के 2 प्रकार है, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व अर्थात जोड़कू। यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के या वस्तु जो दर्शाते ऐसे शब्दों को जो समूह में अर्थ व्यक्त करते हैं, तभी जो समास बनते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ जो समास है, जो पद है, वो सभी पद स्वतंत्र है और प्रत्येक पद का विभाजन होता है। और विभाजित करते समय च का उपयोग करेंगे, हम च का प्रयोग करेंगे और च अर्थात एंड। ठीक है, वो आप 6 स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या है? तो यहाँ देखिए, इतर वत्ता इतर, प्रत्येक पद स्वतंत्र। इतरेतर द्वंद्व, यहाँ जो समास है वो द्वंद्व समास में क्या होता है? तो प्रत्येक पद जो है वो स्वतंत्र होता है, इतर वत्ता इतर। फिर से इतर प्लस इतर अर्थात प्रत्येक पद स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र, वो हम एग्जांपल में देखते हैं। तो देखते हैं, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। तो क्या हुआ यहाँ? राम और लक्ष्मण। तो यहाँ राम और लक्ष्मण 2 पद है और दोनों पद को प्रत्येक पद के पीछे हम च से विग्रह करेंगे। रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो च का प्रयोग करके हम उसका विग्रह करेंगे, विभाजित करते हैं पदों को। तो इसे कहते हैं, जो पदों का विभाजन होता है उसे विग्रह भी कहते हैं। तो राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण। देखिए दूसरा एग्जांपल, कृष्ण बलरामौ, कृष्णः च बलरामः च, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम। तो यहाँ भी प्रत्येक
और बलराम, राम और लक्ष्मण, जो पदों का विभाजन हमने किया च से, च प्रत्यय से हमने ये पदों का विभाजन किया, विग्रह किया, तो फिर प्रत्येक पद कैसा हुआ, तो के स्वतंत्र हुए। राम भी स्वतंत्र है, लक्ष्मण भी अलग है, कृष्ण भी अलग है, बलराम भी अलग है। तो प्रत्येक पद कैसा है, प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। फिर देखिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दो या दो से ज्यादा पद, तीन या तीन से अधिक पद भी यहाँ हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पद के पीछे च लगाकर हम उसका विभाजन करेंगे, उसे कहते हैं विग्रह करना। ठीक है, राम च, लक्ष्मण च, भरत च, शत्रुघ्न। देखिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हाँ, राम च, लक्ष्मण च, भरत च, शत्रुघ्न च। ठीक है, अब देखिए यहाँ और कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं, फिर दो पद हो या दो से अधिक, जितने भी पद हो वो सभी पदों के प्रत्येक पद के पीछे हम च लगाकर उसका वो पदों को विभाजित करेंगे, अर्थात विग्रह करेंगे, और सभी जो पद है उसका एक स्वतंत्र अर्थ होगा। ठीक है, तो देखते हैं राम लक्ष्मण, राम च, लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण, तो प्रत्येक राम और लक्ष्मण दोनों स्वतंत्र है। कृष्ण बलराम, कृष्ण च, बलराम च। फिर देखिए सिंह व्याघ्र, सिंह च, व्याघ्र च, तो सिंह और बाघ। देखते हैं आगे पत्र पुष्पे, पत्रम च, पुष्पम च, पांदड़ू और फूल, पर्णम और फ्लावर जो फूल होते हैं, पुष्पम, पत्र पुष्पे, पत्रम च, पुष्पम च। यहाँ भी पत्र और पुष्प दोनों स्वतंत्र पद हो जाते हैं जब हम च से विग्रह करते हैं, च से इन पदों का विभाजन करते हैं तभी। देखिए आगे सिंह व्याघ्र वायसाह, सिंह व्याघ्र वायसाह, अर्थात सिंह च, व्याघ्र च, वायसः च, सिंह, बाघ और कौवा, वायस अर्थात कौवा। तो सुवर्ण रजत ताम्रम मणि, तो सुवर्णम च, रजतम च, ताम्रम च, सोनू, चांदी और तांबू, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ भी प्रत्येक पद के पीछे च से विग्रह करते हैं, प्रत्येक पद के पीछे हम च लगाकर उसका विभाजित करते हैं, प्रत्येक पद को उसका विग्रह करते हैं, और फिर ये सभी पद जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में जो समाहार द्वंद्व है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बलरामो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे नाम आते हैं। ठीक है, इतर वत्ता इतर, प्रत्येक पद स्वतंत्र, ये हमें याद रखना है। फिर देखते हैं यहाँ कि च से यहाँ च अर्थात एंड, च से हम उस जो पद जो है सभी वो पदों को विभाजित करते हैं, तो ये हुआ हमारा द्वंद्व समास। और यहाँ तो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बलराम, ऐसे जो पद है वो कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। और फिर हम देखते हैं उसका जो दूसरा भाग जो है समाहार द्वंद्व, दूसरा प्रकार जो है समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व हम देखते हैं, तो समाहार द्वंद्व में क्या है, तो इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व उपरांत द्वंद्व समास का जो ये दूसरा पेटा प्रकार है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व जो है वो समास को हम कैसे पहचानेंगे, तो ये समास में हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। समाहार द्वंद्व जो समास है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। और आगे आप देखिए तो यहाँ जीव जंतुओं, नैसर्गिक विरोध वाले प्राणी, नैसर्गिक विरोध वाले अर्थात क्या है, तो कुत्रो बिलाड़ो, साप અને નોળિયો, जो हमेशा
नैसर्गिक विरोधाभास है, हमेशा उन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, नैसर्गिक विरोध होता है। तो ऐसे, और शरीर के अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, पग, ऐसे। हाँ, तो शरीर के अंगवाचक शब्द और संगीत के साधन। यहाँ संगीत के साधन समाहार द्वंद्व में कौन कौन से आते हैं? तो एक आप याद रखिए कि ये हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है समाहार द्वंद्व समास। फिर क्या? तो कि जीव जंतुओं, नैसर्गिक विरोध वाले प्राणी, शरीर के अंगवाचक शब्द, शरीर के अंगवाचक मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हाथ, पग, नाक, कान, आंख, ऐसे कोई भी अंगवाचक, शरीर के अंगवाचक शब्द, किसी भी अंग की बात यहाँ हो सकती है। संगीत के साधन, संगीत के साधन, संगीत के साधनों के नाम भी यहाँ आएंगे समाहार द्वंद्व में। धान्य के नाम, धान्य के नाम भी आएंगे और पशुओं के नाम भी आएंगे। पशुओं के नाम के लिए ये जो समास है समाहार द्वंद्व उसका प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो युकालिक्षम, युकाहा च लिक्षाहा च, यहाँ लिखा है हमने युकाहा च लिक्षाहा च, युकाहा च लिक्षाहा च। यहाँ विसर्ग आता है, ठीक है। युकाहा च लिक्षाहा च। युकाहा लिक्षम का अर्थ क्या है? जू और लिख। अभी तो किसी के मस्तक में नहीं होती है जू और लिख। जो पहले के जमाने में स्त्रियां को जो बाल साफ करने का टाइम नहीं मिलता था, तभी बालों में जू और लिख, जू जो काले कलर का एक जंतु है, और लिख जो बालों में रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं जू और लिख, एक जंतु का नाम है। और युकालिक्षम, युकाहा च लिक्षाहा च, जू और लिख। कुक्कुर बिडालम, कुक्कुरः च बिडालः च, कुक्कुर बिडालम, कुक्कुरः च बिडाल च। वीणा मृदंगम, वीणा च मृदंग च, अहि नकुलम, अहि च नकुलः च। तो फिर से देखिए, कुक्कुर बिडालम, तो कुत्रा और बिलाडा, कुक्कुर बिलाड, बिलाडम, कुक्कुरः च बिडालः च। तो कुक्कुर और बिडालम दोनों के बीच में शाश्वत विरोधाभास है, दोनों के बीच में हमेशा वर्षों से दुश्मनी ही है। अहि नकुलम, सांप और नोड़ियो, सांप अने नोड़ियो, तो अहि नकुलम। तो जो अहिन और नकुल दोनों के बीच में भी सनातन सत्य, शाश्वत विरोध है, नैसर्गिक विरोध वाले जो है वो है कुकुर और बिडालम और अहि और नकुलम। हस्तपादम, हस्तपादम क्या है? तो ये शरीर के अंगवाचक शब्द के नाम है। हस्त हाथ और पग, हस्तौ च पादौ च। नेक्स्ट अक्षिकर्णिका, अक्षिकर्णम, अक्षिणी च कर्णौ च, बे आंख और बे कान। तो ये क्या है? तो शरीर के अंगवाचक शब्द के नाम है। वीणा मृदंगम, वीणा और ढोलक, वीणा च मृदंग च, वीणा वीणा मृदंगम, वीणा च मृदंग च, वीणा और ढोलक, ये क्या है? संगीत के साधनों के नाम है। नेक्स्ट व्रीह्य वयम, व्रीह्यः च यवाः च, डांगर और जौ, जौ जो गेहूं में से एक ग्रीन कलर का दाना निकलता है, गेहूं के साथ में होता है, उसे एक प्रकार का धान्य है। डांगर और जौ ये है धान्य के नाम। तो हमने पहले ही इसकी जो व्याख्या बताई उसमें आपको बता दिया है कि समाहार द्वंद्व में कैसे उदाहरण होंगे। तो हमेशा वो समाहार द्वंद्व जो है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। फिर उसमें यह समास में जीव जंतुओं के नाम, नैसर्गिक विरोध वाले प्राणियों के नाम, शरीर के अंगवाचक शब्दों के नाम, संगीत के साधनों के नाम, धान्यों के नाम और पशु के नाम के लिए ये समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा दोनों समास जो है
द्वंद्व समास, उसके जो पेटा प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास, ये दोनों समास पूर्ण होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कृदंत। कृदंत क्या है तो वो हम बाद में देखते हैं। अभी यहाँ आपका जो ये यूनिट समास का है ये पूर्ण होता है और फिर हम देखते हैं कृदंत। यहाँ हमारा समास पूर्ण होता है। आप बरोबर याद रखिए कि इतर वत्ता इतर क्या है, प्रत्येक पद यहाँ स्वतंत्र होता है दोनों समास में, इतरेतर में भी और समाहार में भी, ठीक है। और प्रत्येक पद को च लगाकर उसका विग्रह किया जाता है, अर्थात उसका विभाजन किया जाता है, ठीक है। और ये जो समास है समाहार, उसमें जीव जंतु, नैसर्गिक विरुद्ध वाले प्राणी, शरीर के अंगवाचक शब्द, संगीत के साधन, धान्य के नाम, पशुओं के नाम, इसमें यहाँ प्रयोग होता है। कहाँ? समाहार द्वंद्व में। एकदम इजी है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये समास है ये पूर्ण होता है। आपका समास पूर्ण हुआ। अब कृदंत, अब हम कृदंत समझने का प्रयत्न करेंगे। ये भी स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों के लिए है। कृदंत के अभी जो 3 प्रकार के कृदंत है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अभी आपके अभ्यासक्रम में हम ये 3 कृदंत ही हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कृदंत, तो आप समास की तरह आप कृदंत का भी पूछेंगे कि मैम कृदंत क्या है। तो कृदंत क्या है, तो यहाँ हमने व्याख्या लिखी है। कृदंत तो क्रियावाचक पदों जो है उसे धातुओं कहते हैं। क्रियावाचक पदों को धातु कहते हैं। तो धातुओं को कृत प्रत्ययों लगाने से जो रूप बनते हैं उसे कृदंत कहते हैं। फिर से देखिए आप, कृदंत क्या है, तो धातुओं को अर्थात क्रियावाचक पदों को कृत प्रत्यय लगाने से जो रूप बनते हैं उसे कृदंत कहते हैं। तो यहाँ प्रथम कृदंत है संबंधक भूत कृदंत। प्रथम कृदंत है संबंधक भूत कृदंत। तो संबंधक भूत कृदंत क्या है? परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि कृदंत पहचानिए, तो ये कौन सा कृदंत है? तीनों कृदंत में से संबंधक भूत कृदंत है या हेत्वर्थ कृदंत है या फिर कौन सा कृदंत है? विध्यर्थ कृदंत है, हेत्वर्थ कृदंत है या संबंधक कृदंत है? आपके अभ्यासक्रम में अभी ये 3 कृदंत है, 2-2 मार्क्स में है, ठीक है। तो देखिए पहले हमने ये संबंधक भूत कृदंत लिया है। तो संबंधक भूत कृदंत कैसे पहचानेंगे? तो ये वाक्य पढ़िए, सह शालां गत्वा अभ्यासं करोति। सह शालां गत्वा अभ्यासं करोति। नेक्स्ट, सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकं आनयति। हमने यहाँ अंडरलाइन की है गत्वा शब्द के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षिका पुस्तकं पठित्वा कथां कथयति। शिक्षिका पुस्तकं पठित्वा कथां कथयति। तो यहाँ जो हमने 3 वाक्य देखे, तो उसमें देखिए सह शालां गत्वा, तो ते शाला जाकर अभ्यास करेगी। तो यहाँ प्रथम शाला विद्यालय जाने की क्रिया पूर्ण होती है और उसके बाद अभ्यास करने की जो क्रिया है वो यहाँ फिर से यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ एक क्रिया पूर्ण होती है और दूसरी क्रिया उसके साथ जोड़ दी गई है, दूसरी क्रिया यहाँ शुरू हो गई है। यहाँ भी ऐसा है, देखिए सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकं आनयति। सा पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकं आनयति।
ते पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी जाकर पुस्तक लाएगी। ते लाइब्रेरी जाकर पुस्तकालय जाकर पुस्तक लाएगी। यहाँ प्रथम पुस्तकालय जाने की क्रिया होती है और पुस्तकालय जाने की क्रिया पूर्ण होती है और उसके साथ ही पुस्तक लाने की क्रिया जोड़ दी गई है। नेक्स्ट, शिक्षिका पुस्तकम पठित्वा कथां कथयति। शिक्षिका पुस्तकम पठित्वा, यह पुस्तक पढ़ने की, पठित्वा पढ़ने की जो क्रिया है ये पूर्ण होती है, उसके साथ ही कथा कहने की, वार्ता कहने की क्रिया जोड़ दी गई है। तो यहाँ संबंधक भूत कृदंत में क्या है, तो देखिए प्रथम पूर्ण हुई क्रिया के साथ दूसरी क्रिया को जोड़ने से अथवा संबंध बनाया गया है। दोनों क्रिया के बीच में एक संबंध बनाया गया है। क्या है, तो कि प्रथम पूर्ण थई हुई क्रिया, प्रथम पूर्ण हुई क्रिया के साथ, देखिए बराबर, प्रथम पूर्ण हुई क्रिया के साथ दूसरी क्रिया को जोड़ने से अथवा संबंध बनाया गया है। दोनों क्रियाओं के बीच में एक प्रकार का संबंध बनाया गया है, इसलिए इसे कहते हैं संबंधक भूत कृदंत। फिर आप ये देखिए त्वा, क्या है त्वा, यहाँ भी है गत्वा, पठित्वा, यहाँ भी है गत्वा और यहाँ प्रथम वाक्य में भी है गत्वा। तो यहाँ त्वा प्रत्यय याद रखिए, कहा, संबंधक भूत कृदंत में। संबंधक भूत कृदंत में त्वा प्रत्यय याद रखिए। अगर आपको ये जो वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य का अर्थ पता न हो, फिर भी आप त्वा प्रत्यय याद रख के यहाँ आप अगर लिख देंगे कि संबंधक, ये वाक्य है, और लिखिए संबंधक भूत कृदंत, ठीक है, तो आपका 2 मार्क्स हो गया। यहाँ भी ऐसा है कि क्या है, शिक्षिका पुस्तकम पठित्वा, तो क्या है त्वा, तो यहाँ भी है पठित्वा, तो क्या, तो के संबंधक भूत कृदंत, भूत कृदंत। बस आप इतना लिखिए तो आपका 2 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो संबंधक भूत कृदंत एकदम इजी है। फिर से बताती हूं मैं आपको, संबंधक भूत कृदंत आप कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो यहाँ आप त्वा प्रत्यय याद रखिए। संबंधक भूत कृदंत में त्वा प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कि क्या यहाँ प्रथम पूर्ण हुई क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ने से संबंधक भूत कृदंत बनता है अथवा संबंध बनाया गया है। 2 क्रियाओं के बीच में एक प्रकार का संबंध बनाया गया है, इसे कहते हैं संबंधक भूत कृदंत। तो ये आपका संबंधक भूत कृदंत है, ये पूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए हेत्वर्थ कृदंत। हेत्वर्थ, यहाँ कुछ और उदाहरण भी है संबंधक भूत कृदंत में, अगर आप देखना चाहे तो मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं, माता वदति तत्र गत्वा उपविशतु। माता कहे छे ત્યાં જઈને બેસ। माता कहती है कि वहां जाकर बैठो, तो पहला यह कहने की क्रिया पूर्ण होती है और साथ में बैठने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ कहने की और बैठने की दोनों क्रिया में दोनों क्रिया को परस्पर क्या किया गया है, तो कि जोड़ दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सह पत्रम लिखित्वा बहिः अगच्छत। ते पत्र लखीने बाहर गयो। वह पत्र लिखकर बाहर गया, बाहर जाता है। वह पत्र लिखकर बाहर जाता है। तो यहाँ पत्र लिखने की और बाहर जाने की 2 क्रिया को जोड़ दिया है। दोनों क्रियाओं के बीच में एक संबंध बनाया गया है। पत्र लिखकर बाहर जाने की, पत्र लिखने की और बाहर जाने की 2 क्रिया। यहाँ पत्र लिखने की क्रिया प्रथम पूर्ण होती है और फिर बाहर जाने की क्रिया शुरू हो जाती है, बाहर जाने की क्रिया, ठीक है। तो एक क्रिया पूर्ण होती है और साथ ही साथ दूसरी क्रिया
वहां शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, सा विजयिनी भूत्वा ग्रामम आगच्छत। सा विजयिनी, ते विजेता बनीने गामમાં આવી, अर्थात वह विजेता बनकर गांव में आई। तो सा विजयिनी भूत्वा, विजयिनी बनकर, ये एक क्रिया, विजयिनी बनना ये एक क्रिया पूर्ण होती है और गांव में आने की जो दूसरी क्रिया है वो उसके साथ जुड़ दी गई है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा संबंधक भूत कृदंत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए है हम तो हेत्वर्थ कृदंत। तो हेत्वर्थ कृदंत में क्या है, तो कि व्यवहार में यह करना चाहता हूं, इच्छा बताई गई है जिसमें, वो है हेत्वर्थ कृदंत। व्यवहार में मैं ऐसा करना चाहता हूं, जैसे शब्द प्रयोग का बार बार उपयोग हो और उपयोग करने की जरूरत हो। देखते हैं कैसे। तो अहम गंतुम इच्छामि, अहम गंतुम इच्छामि, यहाँ है अहम गंतुम इच्छामि, तो मैं जाना चाहता हूँ। अहम गंतुम इच्छामि अर्थात मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, गंतुम, तो तुम प्रत्यय है। यहाँ क्या है, गंतुम में तुम प्रत्यय। तो आपको यहाँ कौन सा प्रत्यय याद रखना है, तुम, तुम प्रत्यय अथवा ट्रुम प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ मैंने वाक्य में लिख दिया है आपको। नेक्स्ट देखिए, तो सा क्रीडितुम इच्छति, सा क्रीडितुम इच्छति, वह खेलना चाहती है। तो यहाँ खेलने की इच्छा बताई गई है। सह द्रष्टुम न शक्नोति, ते જોઈ શકતો નથી, वह देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता। तो यहाँ भी देखने की इच्छा बताई गई है। तो जो ये वाक्य है उसमें गंतुम, देखिए गंतुम, फिर यहाँ है क्रीडितुम और यहाँ है द्रष्टुम। गंतुम, क्रीडितुम और द्रष्टुम। तो गंतुम, क्रीडितुम और द्रष्टुम क्या है, यहाँ तुम प्रत्यय लगाया गया है। तो ये पदों आप देख सकते हैं और आप सरलता से ये सीख सकेंगे कि ये हेत्वर्थ कृदंत है, क्योंकि हेत्वर्थ कृदंत में धातु को तुम प्रत्यय लगाना पड़ता है। हेत्वर्थ कृदंत धातु को तुम प्रत्यय लगाने से बनाए गए हैं। तो हेत्वर्थ कृदंत के जो कुछ है, गंतुम, रंतुम, नेतुम, पातुम, पठितुम, चलितुम, रचयितुम, तुम, ठीक है, क्रीडितुम, गंतुम, दातुम, यहाँ तुम प्रत्यय आपको याद रखना है। कहाँ, तो हेत्वर्थ कृदंत में। हेत्वर्थ कृदंत में दो बाबत आप याद रखेंगे। आप कैसे पहचानेंगे हेत्वर्थ कृदंत, 2 मार्क्स में है, ठीक है, भूलिए मत। जिस तरह आपने संबंधक भूत कृदंत में क्या याद रखा था, त्वा प्रत्यय, उसी तरह यहाँ हेत्वर्थ कृदंत में तुम अथवा ट्रुम प्रत्यय याद रखिए। और जो व्यवहार में मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इच्छा बताई गई हो, ऐसे शब्द प्रयोग जिसमें आते हैं वो है हेत्वर्थ कृदंत। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कृदंत है आपका वो है विध्यर्थ कृदंत। तो विध्यर्थ कृदंत में क्या है, तो हम देखते हैं विध्यर्थ कृदंत। विध्यर्थ कृदंत, ठीक है। विध्यर्थ कृदंत में क्या है, तो देखिए माता सदा वंदनीया, माता सदा वंदनीया, 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 माता सदा वंदनीया। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, इया। तो देखिए रसोईया अथवा इयम, ये इया अथवा इयम प्रत्यय को आपको याद रखना है, प्रत्यय।
कैसे, मैं आगे एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ। सत्यम, सत्यम सदा आचरणीयम, सत्यम सदा आचरणीयम, आचरणीयम क्या है यहाँ, इया, और यहाँ है इयम। नेक्स्ट देखिए, मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, 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 मनसा सततम स्मरणीयम। तो यहाँ भी है इयम, क्या है, इयम, इयम प्रत्यय यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि ये विद्यर्थ कृदंत है, तो देखते हैं विद्यर्थ कृदंत कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पहले हमने बताया है कि माता सदा वंदनीय, माता सदा वंदनीय, माता हमेशा वंदनीय होती है। तो नेक्स्ट वाक्य देखिए कि सत्यम सदा आचरणीयम, सत्य हमेशा, हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से सतत स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ वंदनीय देखा हमने, यहाँ अंडरलाइन की है, वंदनीय, आचरणीयम और स्मरणीयम। तो ऐसे जो पद है, वंदनीयम, आचरणीयम और स्मरणीयम, ऐसे पद यहाँ दिखने को मिलते हैं। यहाँ हम व्यवहार में स्मरणीय, आदरणीय, वंदनीय, माननीय, मननीय ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं। ये पदों को विद्यर्थ कृदंत कहते हैं। ऐसे जो पद है इसे विद्यर्थ कृदंत कहते हैं। अलबत्त ऐसे जो प्रयोग है उसका उपयोग करते समय ये जो कृदंत है, जो ये नाम पद के विशेषण है, नाम पद के विशेषण तरीके वापर जो प्रयोग होता है, ये मुजब लिंग में परिवर्तन होता है। तो कैसे, तो कि ये स्त्रीलिंग है, लिंग में परिवर्तन, तो वो कैसे, तो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो यहाँ इया और इयम, तो जो इया और जो है वो है स्त्रीलिंग के लिए, इया जो है वो है स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग, ठीक है। और इयम जो है वो है पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए है। तो इया और इयम लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही अभी याद रखिए, तो आप ये जो विद्यर्थ कृदंत है वो अच्छे से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इया या इयम, इया पुल्लिंग के लिए और इयम स्त्रीलिंग के लिए। तो इया अथवा इयम ये प्रत्यय का जिसमें प्रयोग हुआ है वो है विद्यर्थ कृदंत। और फिर एक बात और कि उसमें कैसे पहचानेंगे, तो एक तो इया या इयम प्रत्यय आप देखकर ही लिख लेना कि ये है विद्यर्थ कृदंत। फिर क्या है, तो कि स्मरणीय, आदरणीय, वंदनीय, मननीय अथवा माननीय ऐसे पदों का जिसमें प्रयोग होता है, ऐसे पदों को विद्यर्थ कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विद्यर्थ कृदंत। तो तीनों के तीनों कृदंत फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि संबंधक पुत कृदंत जिसमें प्रथम पूर्ण, यहाँ क्या है, तो कि प्रथम पूर्ण की हुई क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी गई है अथवा संबंध बनाया गया है दोनों क्रियाओं के बीच में, अथवा त्वा प्रत्यय याद रखिए किसमें, संबंधक भूत कृदंत में। फिर हम देखते हैं हेत्वर्थ कृदंत। तो व्यवहार में मैं ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें कोई इच्छा बताई गई हो, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, कोई इच्छा बताई गई है। एक और दूसरा तुम अथवा ट्रुम प्रत्यय जिसमें लगाया गया हो वो है हेत्वर्थ कृदंत। और नेक्स्ट तो विद्यर्थ कृदंत जिसमें इया अथवा इयम
विद्यत कृदंत में क्या है, इया जो स्त्रीलिंग के लिए है और इयम जो पुल्लिंग के लिए है। इया अथवा इयम प्रत्यय, इया अथवा इयम प्रत्यय जिसमें लगाया गया है उसमें विद्यत कृदंत आपको लिखना है। ठीक है, वंदनीय, माननीय, वंदनीय, माननीय, मननीय, स्मरणीय, आदरणीय, ऐसे पदों यहाँ विद्यत कृदंत में आते हैं। तो यहाँ आपके तीनों कृदंत पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारा समास और कृदंत, तीनों कृदंत और दोनों समास यहाँ पूर्ण होता है। तो यहाँ ये आपका जो ग्रामर का एक चैप्टर है ये पूर्ण हो गया है। आप बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए और ये जो कृदंत है, समास है, अव्यय है, नामपद और क्रियापद है, संधि जोड़ो, संधि छोड़ो, संधि विग्रह, ये सब आपको याद रखना है। ग्रामर के जो मार्क्स है ये कैश मार्क्स है। गुजराती में उसे रोकड़िया मार्क्स पण कहेवाय छे। तो आप ये ग्रामर भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ऐसा न हो कि आपका एक भी मार्क्स कहीं कोई कट क्यों करे। आप बार बार वीडियो देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ हमारा ये ग्रामर का जो यूनिट है कृदंत का और समास का ये पूर्ण होता है। नमो नमः।